हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। अब जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हमारे चैनल के ऊपर आरपीसीएपीयू के लिए फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो उसी लेक्चर सीरीज में ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी कुछ दिन का थोड़ा सा ब्रेक आ गया था लेक्चर सीरीज के अंदर, ड्यू टू सम पर्सनल रीजन में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन अब आपको सारे जो लेक्चर्स है वो रेगुलर मिलने वाले हैं। अब देखिए, ये जो एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज बताता हूँ इस एक्ट की। ये जो एक्ट है आपका बेसिकली डील करता है आपके इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को लेके। अब देखो, ये मैंने एक बहुत ही जनरल टर्म इस्तेमाल किए इस एक्ट के अंदर, इस टर्म को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है और यही दिक्कत आ रही है बच्चों को इस एक्ट को समझने में। क्योंकि क्या हो रहा है ना, इस एक्ट के अंदर जो टर्मोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं वो टर्मोलॉजी ऐसी है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज लेते रहते हो, लेकिन अब उसका मीनिंग आप डेली लाइफ में अलग तरीके से लेके चलते हो, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस टर्म का मतलब अलग है, स्पेसिफिक मीनिंग है। और इसीलिए बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, अरे सर हमारे दिमाग में तो बैठा हुआ है ये पर्टिकुलरली चीज इस चीज के लिए होती है, ये पर्टिकुलर वर्ड का मतलब ये होता है, लेकिन एक्ट में तो कुछ और लिखा हुआ है और हमें वो चीज याद नहीं हो रही है। तो इसी रीजन की वजह से इस एक्ट का जो डेफिनेशन क्लॉज है काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। स्पेशली प्री में तो देखो आई बहुत लिमिटेड सिलेबस रहा है, उसमें से अगर आपको डेफिनेशन क्लॉज ही याद नहीं हो तो क्या फायदा है इस एक्ट को पढ़ने का। इसीलिए इस वाले वीडियो के अंदर भी मैं आपके लिए पीपीटी लेके आया हूं, जिस पीपीटी के अंदर आपको मल्टीपल चार्ट्स मिलने वाले हैं, डायग्राम्स मिलने वाले हैं, जिससे कि आपको डेफिनेशन क्लॉज याद करने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहने वाली है। अब यहाँ पर जब आप डेफिनेशन क्लॉज खुद से पढ़ रहे हैं, जब आपको क्लॉज बाय क्लॉज चल रहे हो, तो आपको डेफिनेशन क्लॉज याद करने में फॉर श्योर डिफिकल्टी आ रही होगी। इतनी सारी डेफिनेशन से, सिमिलर सी डेफिनेशन से कैसे याद करें। क्लास में भी जब हमने बच्चों को चीज कवर करवाई थी, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस होती है, जो रेगुलर आरपीसीपीयू बैच है, उसमें भी बच्चों को इनिशियली दिक्कत आई थी, लेकिन जब हमने इस डेफिनेशन क्लॉज को तोड़ा और फिर वापस से जोड़ा ग्रुप्स के अंदर, तो फिर जब ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बच्चों ने याद किया तो फिर उनको बहुत ही ज्यादा इजी वे में डेफिनेशन से याद होगी। तो इसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि जब आप भी इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको भी बहुत इजी रहने वाला है इस एक्ट की डेफिनेशंस को याद करने के लिए। अब ये जो एक्ट है आया क्यों है, देखो हर एक्ट का पर्पस होता है। तो बेसिकली जो एक्ट है ना, अगर मैं बोलूँ कि जो हमारे अल्कोहलिक बेवरेजेस है, इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रग्स है, उनको रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया था। यानी कि जो आपकी बियर वोडका सब हो गई ना, तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कि आपको कब लाइसेंस चाहिए होगा मैन्युफैक्चर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, कब आप विदाउट लाइसेंस कर पाओगे, अच्छा कैरी करने के लिए। आपने देखा होगा ना, देखो हम सब अडल्ट है, तो चाहे हमने ना किया हो, लेकिन हमने आसपास तो किसी न किसी को देखा होगा कि भैया पार्टी करने जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर एक विस्की की बोतल रखी हुई है, या जा रहे हैं और गाड़ी के अंदर बियर की बोतलें रखी हुई हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आप करते हो या आपने आसपास लोगों को करते हुए देखा है, तो क्या ऐसा करना अलाउड है? या फिर आपने देखा होगा कि आजकल तो बहुत बार स्कूल के बच्चे भी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो जो 8 बजे वाला जो मंदिर है, जो स्पेशल मंदिर इस चीज़ के लिए खुलता है, क्या उस मंदिर पर जाना अलाउड है कि नहीं है? उस पर कितने एज के लोग जा सकते हैं, कौन कौन जा सकता है? तो ये सारी चीजें आपको इस एक्ट के अंदर देखने को मिलेगी और यही चीजें हम समझेंगे इस एक्ट के अंदर। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं एक्ट का, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो एक्ट है कब आया है, कि कब इसको असेंट मिली है, कहां कहां पर ये एप्लीकेबल है, ये सारी चीजें आपको इस स्लाइड के अंदर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि शॉर्ट टाइटल क्या एक्ट का, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, एक्सटेंट पूरे राजस्थान में एप्लीकेबल है, ये स्टेट लेजिस्लेचर है इसलिए राजस्थान में एप्लीकेबल है। इसको असेंट कब मिली थी? राज प्रमुख की असेंट मिली थी 20 मार्च 1950। अब ये जो बात है ये आपके लिए याद रखने वाली बात है। नॉर्मली आप जितने भी एक्ट देख रहे हो ना, वहां पर आपको असेंट देखने को मिलती है प्रेसिडेंट की, लेकिन यहाँ किसके असेंट देखने को मिल रही है? राज प्रमुख, गवर्नर की भी नहीं, गवर्नर की भी नहीं, किसकी देखने को मिलेगी आपको? राज प्रमुख की। कब? 20 मार्च 1950। और ये एक्ट कब एनफोर्सेबल हुआ था? 1 जुलाई 1950 को ये एक्ट हमारा एनफोर्सेबल हो गया था। अब यहाँ पे एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो आपको वैसे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। जब यहाँ पे राज प्रमुख वर्ड आ ही गया है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, इंडिया के अंदर अभी आप देखते हो हर स्टेट के अंदर गवर्नर होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट है, स्टेट लेवल पर गवर्नर है। तो अब ये राज प्रमुख कौन है? देखो, राज प्रमुख क्या है कि जब इनिशियली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी और इंडिया का जो इंटीग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें इनिशियली जो गवर्नर की पोस्ट है उसको बोला जाता था राज प्रमुख।
और जब वो पूरा इंटीग्रेशन का पूरा प्रोसेस खत्म हुआ तो उसके बाद वहां पर राज प्रमुख की पोस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, गवर्नर में। तो जब आप यहाँ पर देख रहे हो राज प्रमुख, यानी कि ये एक्ट पास हुआ 1950 में, जब हमारे पूरे इंडिया का जो इंटीग्रेशन है कंप्लीट हुआ नहीं था। इवन अगर मैं राजस्थान की भी बात करूं तो राजस्थान का जो इंटीग्रेशन है ना वो भी कंप्लीटली, जो अभी आप करंट जो राजस्थान देखते हो उसका इंटीग्रेशन भी 1956 में जाके खत्म हुआ था। यानी कि भैया राजस्थान बना नहीं है, उससे पहले ही ये एक्ट आ चुका है। तो आप समझ रहे हो कि हमारी गवर्नमेंट को भी ये पता है कि अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है तो ये जो दारू पीने वाले लोग हैं वही तो रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। तो जो लोगों को गलत फहमी है कि भैया देश तो ये पढ़े लिखे लोग या फिर ये नौकरी करने वाले लोग, ये टैक्स भरने वाले लोग, ये लोग चला रहे, नहीं, ये देश चलाते हैं वो लोग जो शिद्दत के साथ शाम को 8 बजने से पहले पहले उस मंदिर में पहुंचते हैं और वहां पे चढ़ावा चढ़ा के आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं। क्योंकि अगर उन लोगों ने उस मंदिर में प्रसाद चढ़ाना, वो चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दिया तो हमारा देश हो जाएगा ठप। और इसका आपने एग्जांपल देखा था कोविड-19 के टाइम पर, जब लॉकडाउन लगा था तो सबसे पहली चीज पब्लिक के लिए अवेलेबल की गई थी वो थे ठेके खुल गए थे। ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट वाली चीजें जो आपके हॉस्पिटल्स हो गए ये तो खुले ही थे, बट आपको अगर न्यूज याद हो तो ठेके सबसे पहले खुले थे। क्यों? क्योंकि उसमें होता है रेवेन्यू बहुत ज्यादा। तो इसीलिए देखो हमारा जो राजस्थान स्टेट है अभी तो कंप्लीटली बना भी नहीं, उससे पहले ये एक्ट पास हो गया था, क्योंकि भैया रेवेन्यू जनरेट करना है, इसीलिए एक्ट इतनी जल्दी आ गया था। ठीक है, तो याद रहेगा ये एक्ट किसकी असेंट मिली थी, राज प्रमुख की, गवर्नर की नहीं, प्रेसिडेंट की नहीं। कब मिली थी? 20 मार्च 1950, और ये एनफोर्सेबल हो गया था 1950 के वो 1 जुलाई 1950 को ये एनफोर्सेबल हो गया था। अब जैसा कि आपने देख लिया होगा, इस वीडियो में बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रेगुलर आरपीएससी बैच से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए स्टडी को लेकर, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करना होता है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपको डेली बेसिस पर आपको रिक्वायरमेंट है किसी गाइड की, ताकि वो डेली बेसिस पर आपको जो है गाइड करते रहें, चीज़ें बताते रहे और एक्चुअल में आप 100% अश्योरिटी के साथ ये कर सको कि हाँ भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ बिल्कुल सही जा रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा आरपीएससी ईपीओ बैच, जिसके अंदर आपको क्लासेस लाइव ऑनलाइन मोड में भी देखने को मिलेगी और साथ में ऑफलाइन मोड में भी हाइब्रिड मोड पर ही क्लासेस चलती हैं। और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है, जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता वो रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी। उसके अलावा हम क्लासेस के अंदर डेली टेस्ट करवाते हैं प्री वाले, क्योंकि अभी प्री की प्रिपरेशन चल रही है, डेली प्री के टेस्ट होते हैं ताकि जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है उसका आप कल उसको याद करके आओ और आपको पता रहे कि भैया इस टॉपिक में से मुझे किन चीज़ों में इश्यू आया और कितनी चीज़ें मुझे याद हो गई। इसके अलावा हम रेगुलर बेसिस पर अभी से मेंस की प्रैक्टिस करवाना हमने स्टार्ट कर दिया है, मेंस आंसर राइटिंग की, ताकि देखो प्री होने के बाद 4 महीने में इतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अभी से हमने स्टार्ट किया था, यानी कि जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ था तब से हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो बच्चों को ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने मिले हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए। और वो जो आंसर शीट जब आपको चेक होकर मिलती है तो डिटेल्ड रिव्यू आपको दिए जाते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई इशू हो आंसर राइटिंग में तो आप वो क्लियर कर पाओ। उसके लिए भी आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करे, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है हमारे ये वीडियोस देखे कि नहीं हम जो पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही मेथड है, आपके लिए अप्रोप्रिएट है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पर और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लासेस की जरूरत नहीं है, मैंने काफ़ी अच्छे से ऑलरेडी पढ़ लिया है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्री की और मेंस की इंडिविजुअली भी, या फिर अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे तो कंबाइंड टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्री की टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर वैसे तो लिखे हुए 20 टेस्ट, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं अब कंप्लीट शेड्यूल बन चुका है और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था जितने टेस्ट हम बताते हैं उससे हमेशा ज़्यादा ही लेते हैं। तो अभी नंबर ऑफ टेस्ट हो चुके हैं 40। मैंने आपको बोला था कि ज़्यादा टेस्ट करेंगे, तो टोटल टेस्ट अब हो चुके हैं 40। यहाँ पर आपको सारे टेस्ट मिलेंगे कितनी प्राइस में, 1499। ये आपकी प्राइस रहने वाली है। अगेन ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल रहेंगे। आपको जो आंसर शीट जो आंसर की है अगर आप ऑफलाइन मोड में हो साथ में मिल जाएगी, ताकि आप साथ में अपने आंसर्स को चेक कर सको। और ऑनलाइन मोड में हो तो जैसे आप पेपर सबमिट करोगे आपको आंसर्स आपके मिल जाएंगे। वहीं पर अगर मैं मेंस की टेस्ट सीरीज की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको मिनिमम 35 टेस्ट मिलेंगे। इसकी प्राइस रहने वाली है 6,999 रुपीज़। तो बिना देर किए आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कीजिए ताकि आप एक्चुअल में अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। तो चलिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए जैसे मैंने बोला था
कि जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन नंबर 3, ये है बच्चों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट। अब इसको समझाने के लिए हमने इस तरीके से 6 अलग अलग हेडिंग के अंदर इस पूरे एक्ट को डिवाइड कर दिया है। 6 हेडिंग के, सबसे पहले अल्कोहलिक बेवरेजेस, जिसके अंदर आपकी बियर आ गई, स्प्रिट आ गई, ठीक है, ताड़ी आ गई, ये सारी चीजें किसमें आ गई आपकी अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर। ये कितने सेक्शन अलग अलग क्लॉजेस में मेंशन किया गया है, ये आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया हमने। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, इसके अंदर भांग, गांजा, चरस ये सब आ रहा है, ये एक ही क्लॉज के अंदर है, तो ये मेंशन कर दिया है। एक्साइजेबल आर्टिकल क्या क्या होंगे, ये क्लॉज में मेंशन कर दिया है। एक्साइज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भैया जब ये एक्ट बना है और यहाँ पर आप किसी भी चीज पे कंट्रोल कर रहे हो तो आपको अथॉरिटी तो स्टैब्लिश करनी पड़ेगी ना, तो अथॉरिटी के लिए आपका ये वाला पोर्शन रहने वाला है। देन मूवमेंट ऑफ गुड्स, उसके अंदर आपके लिए ये पोर्शन रहने वाला है, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद लास्टली आपका मैन्युफैक्चर और मिसलेनियस पार्ट रहने वाला है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे एक्ट को अलग अलग 6 डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर डिवाइड किया है, ताकि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद हो पाए। चलिए एक एक करके इन हेडिंग्स को देखना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी पहली हेडिंग जो डील करती है अल्कोहलिक बेवरेजेस से। अब देखो यहां पर आपको इस पूरे के पूरे स्लाइड के अंदर दिख रहा होगा, यहां पर डेफिनेशन है, यहां पर डायग्राम दिया हुआ है ताकि आपको याद हो पाए कि अच्छा इसके अंदर क्या क्या था। एग्जाम के अंदर क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं वो भी चीजें साथ के साथ मेंशन कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत ना आए कि यार इसमें से किस तरह के क्वेश्चन बनेगा। अगर हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो इस बात को समझते हुए हमने ये चीजें मेंशन कर दी है। जो चीजें हम क्लास में बच्चों को वैसे बता दें, अब आपको यहाँ पर भी वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। बियर की जो डेफिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर एक बार, हाँ देखो बियर की जो डेफिनेशन है आपको देखने को मिलेगी सेक्शन 3 क्लॉज 1 के अंदर। बियर इंक्लूड्स एल, स्टाउट, पोर्टर और ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर मेड फ्रॉम मॉल्ट। तो यानी कि सबसे पहली बात तो भैया जो बियर है वो किससे बन रही है, मॉल्ट से बन रही है। अब यहाँ पे बियर के 3 टाइप यहाँ पर डिफाइन कर मेंशन कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने कभी अल्कोहल कंज्यूम किए, बियर कंज्यूम किए, तो आपको पता था कि बियर भी इस तरीके से 3 अलग अलग टाइप की होती है, और देख रहे हो कलर भी डिफरेंट है, एक थोड़ा लाइट येलो है, ये ब्लैक है, ये डार्क येलो। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की ये बियर होती है। तो बियर का मतलब एल, स्टाउट, पोर्टर, ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर मेड फ्रॉम द मॉल्ट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या वर्ड याद रखने हैं, एल, स्टाउट, पोर्टर, फर्मेंटेड एंड मॉल्ट, यानी कि आप मॉल्ट को फर्मेंट करके ये बेवरेज बनाने वाले हो। देन फर्मेंटेड लिकर, ये वही सेक्शन 3 क्लॉज 10 के अंदर। फर्मेंटेड लिकर मीन्स वाइन, पचवई एंड फर्मेंटेड ताड़ी एंड अदर लिकर that may from time to time be declared by the state government to be fermented liquor। तो fermented liquor में फिर से इन्होंने क्या किया, वाइन को इंक्लूड कर दिया, पचवई को इंक्लूड कर दिया और फर्मेंटेड ताड़ी को इंक्लूड कर दिया। तो ये तीनों चीजें किसके अंदर फॉल कर गई है, फर्मेंटेड लीकर के अंदर कर गई है। जैसे कि आपको पता होगा ना वाइन कैसे बनती है, नॉर्मली जो हमने वाइन देखी है रेड वाइन, अंगूरों को सड़ा के, ठीक है, फर्मेंट करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इस तरीके से फर्मेंट करके ये सारी चीजें बना रहे हो, तो ये किसके अंदर फॉल कर गया, फर्मेंटेड लीकर के अंदर। क्या वर्ड याद रखने हैं, वाइन, पचारिया, पचवई, फर्मेंटेड ताड़ी, और नोटिफाई कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। फिर हम आते हैं पचवई पे। भैया पचवई हम भी हमने देखा था, पचवई क्या होती है ये समझते हैं। सेक्शन 3 क्लॉज 18 के अंदर पचवई मीन्स फर्मेंटेड राइस। देखो क्योंकि पचवई अपने आप में एक फर्मेंटेड लीकर है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फर्मेंटेड वर्ड आना ही आना था। फर्मेंटेड राइस, मिलेट और अदर ग्रेन वेदर मिक्स्ड विद एनी लिक्विड और नॉट, एंड एनी लिक्विड ऑब्टेन्ड देयरफ्रॉम वेदर डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड। यानी कि आपने क्या किया है, राइस को या मिलेट को या किसी दूसरे टाइप के ग्रेन को सड़ा के फर्मेंट करके ये इस तरीके से एक लिक्विड बनाया है, इस तरीके से एक आर्टिकल बनाया। तो ये किसके अंदर फॉल कर गया, पचवई। देखो राइस या मिलेट फर्मेंट करना है और उससे लिक्विड आपने ऑब्टेन कर लिया। यहाँ पे क्या क्या वर्ड यूज करना याद रखने, फर्मेंटेड ग्रेन, मिक्स्ड और नॉट, लिक्विड ऑब्टेन्ड एंड डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड, किसी भी टाइप की चीज हो वो इसके अंदर फॉल करने वाली है। देन स्पिरिट, सेक्शन 3 क्लॉज 21, क्या है डेफिनेशन, स्पिरिट मीन्स एनी लिकर कंटेनिंग अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलाइजेशन वेदर इट इज डीनेचर्ड और नॉट। तो देखो अब चेंज हो गया है, यहाँ पे हम देख रहे थे फर्मेंट हो रहा है, अच्छा यहाँ पे ये भी फर्मेंट हो रही है, ये भी फर्मेंट है, ठीक है, और ये भी फर्मेंट है। तो ये 3 टाइप के जो आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस फर्मेंट होके बन रहे हैं। और वहीं पर
यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फॉर्मेंट नहीं कर रहे हो, डिस्टिलेशन कर रहे हो। ये एक अलग तरीके की प्रोसेस होती है। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ भी है डिस्टिलेशन कैसे होता है। यहाँ पर आपने जब 9th-10th क्लास में होंगे या 7th-8th क्लास में जो साइंस के जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक आपने वो डायग्राम जरूर देखा होगा कि भैया फ्लास्क के नीचे आग लगा रखी है, फिर उसका इस तरीके से पाइप जा रहा है और वहां से जब ये नीचे से गर्म हो रहा है लिक्विड, तो गर्म होके यहां से वो आके इस वाले फ्लास्क के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है डिस्टिलेशन। तो इस तरीके से अगर कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो क्या कहलाएगी, स्पिरिट। तो ध्यान रखना, स्पिरिट फर्मेंट होके नहीं बनती है, ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस से बनाई जाती है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम ताड़ी के ऊपर। अब ताड़ी क्या है, ताड़ी मीन्स फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री। यानी कि आप देखो, हमने यहां तक तो फर्मेंटेड चीजें पढ़ी थी तीनों के अंदर, यहाँ पे डिस्टिलेशन पढ़ लिया। अब भैया ताड़ी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप फर्मेंटेड बना रहे हो या अनफर्मेंटेड बना रहे हो, वो तो किसी भी पाम ट्री का क्या होगा, जूस होगा। पाम ट्री आपने उसे जूस निकाला, अब वो फर्मेंटेड है अनफर्मेंटेड हो, क्या कहलाएगी, ताड़ी कहलाएगी। क्या चीज क्लियर हो गई है। तो ये है हमारे एल्कोहलिक बेवरेजेस। अब ये एल्कोहलिक बेवरेजेस के बाद एक ब्रॉडर डेफिनेशन है, वो है किसकी, लीकर की, है ना। ये सारे क्या हो गए आपके एल्कोहलिक बेवरेजेस। अब हम देखेंगे लीकर की डेफिनेशन। लीकर की डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी सेक्शन 3/15 के अंदर। अब यहाँ पर लीकर के अंदर जो डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन क्लॉज के अंदर, वो क्या है, मींस इंटॉक्सिकेटिंग लीकर एंड इंक्लूड्स स्प्रिट, वाइन, स्प्रिट, हेरिटेज लीकर। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये नहीं होगा, ताड़ी, पचवई, बियर, ठीक है, एंड ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ और containing alcohol as also any substance which the state government may from time to time by notification in the official gazette declare to be liquid for the liquor for the purpose of this act। तो अभी तक हमने जो प्रीवियस जो चीजें देखी थी सारी की सारी इसके अंदर आ गई, बियर आ गई, ताड़ी आ गई, स्प्रिट आ गई, वाइन, अब इसकी भी स्प्रिट ऑफ वाइन, पचवई, और एनी लिक्विड कंटेनिंग एल्कोहल। तो यही तो चीजें अभी हमने पढ़ी थी। तो अगर आपको डेफिनेशन से याद है तो आपको पता है कि भैया लीकर के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो वो जो सारी चीजें हमने अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर पढ़ी थी वो किसके अंदर आ गई है, लीकर के अंदर आ गई। और अगर आपको इसकी इस तरीके से डेफिनेशन याद करनी है तो ये आप इस कीवर्ड से भी इस डेफिनेशन को याद कर सकते हो कि क्या क्या चीजें इनके अंदर इंक्लूडेड है। SBWTPAO, और यहाँ के अंदर क्या बन रहा है, स्प्रिट, बियर, वाइन, ताड़ी, पचवई, अल्कोहल, अदर लिक्विड्स, अदर नोटिफाइड सब्सटेंस। तो ये है आपकी लीकर की डेफिनेशन। इसके अलावा भी कीवर्ड्स वगैरह वहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या क्या मुझे याद करना है, क्या याद नहीं करना है, किस तरीके से एग्जाम के अंदर चीजें पूछाएगी, सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर मेंशन की कर दी गई डिटेल में। देन अब आते हैं हमारे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। अब ये देखो, अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो इस तरीके से भी मैं आपके लिए बोलूंगा कि इससे पहले वाले जितने भी हमने वो आर्टिकल्स देखे थे, इससे पहले वाले जितने भी आइटम देखे थे, सारे के सारे लिक्विड थे, यानी कि गीला नशा, है ना। ये क्या है आपका, सूखा नशा। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के अंदर क्या आने वाले आपके, हेम्प प्लांट, भांग, चरस, ओपियम, गांजा, ये सारी चीजें क्या आने वाली है आपके सूखे नशे के अंदर आने वाली है। अब बोलोगे सर भांग तो हम लिक्विड में पीते, अरे भांग को लिक्विड में मिलाते हो, लेकिन भांग होता है एकदम सॉलिड है, ठीक है। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा या फिर आप गूगल पर भी करोगे ना भांग, तो आपको ये ऐसी गोली देखने को मिलेगी या फिर अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन वो ओरिजिनली होता सॉलिड है। तो अब उसको आप जिससे भी मिलाना चाहो, गोली खाना चाहो गोली खा लेते हैं कई लोग भांग के सॉरी उसके अंदर ठंडाई के अंदर मिला के पीते हैं, कोई पानी के अंदर मिला के पीते हैं, सबके अपने अपने अलग तरीके हैं। लेकिन ये है क्या, सूखा नशा। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग मीन्स कैनबिस, कैनबिस इंक्लूडिंग भांग, गांजा, चरस, every preparation of cannabis and opium and every preparation of opium and any other drug or preparation which is declared by the state government by notification in the official gazette to be intoxicating drug for the purpose of this act। तो यहाँ पर ये देखो क्या क्या टर्म है, कैनबिस, भांग, गांजा, चरस, ओपियम, एवरी प्रिपरेशन ऑफ कैनबिस, एवरी प्रिपरेशन ऑफ ओपियम, अदर नोटिफाइड ड्रग। तो अगर मैं प्री की बात करूं तो आप डेफिनेशन छोड़ो, अगर आपने ये टर्म्स भी याद कर ली तो आपका प्री का काम तो हो गया। आप एमसीक्यू में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करके आने वाले हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये पीपीटीज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इन पीपीटीज में आपको वो सारी चीजें मिलेगी, वो सारी विजुअल हेल्प मिलने वाली है जिसके थ्रू आपको ये सेक्शन याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, या फिर ये छोटे छोटे इलस्ट्रेशन के थ्रू
ठीक है, छोटे छोटे इलस्ट्रेशन के थ्रू भी आप इन चीजों को याद कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है एक्सरसाइजेबल आर्टिकल। तो मैंने बोला था ना कि भैया लीकर हमने गीला नशा अलग देख लिया, फिर हमने सूखा नशा देख लिया, अब इन सबको मिला के किस तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है आपका एक्सरसाइजेबल आर्टिकल। तो पहले अलग अलग इन चीजों को बताएगा कि लीकर क्या होती है, ठीक है, बियर क्या होती है, स्प्रिट क्या होती है, फिर बताएगा कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में क्या आ रहा है, भांग आ रहा है, चरसारी गांजा आ रहा है। और जब आप इन सबको मिला दोगे तो ये सबके सब क्या बन जाएंगे आपके एक्सरसाइजेबल आर्टिकल। यानी कि ये सारी चीजें जितनी भी डेफिनेशन अभी तक हमने पढ़ी है सारी की सारी चीजें किसके अंदर फॉल करेगी, एक्सरसाइजेबल आर्टिकल में। और वो सारी चीजें गवर्न की जाएगी कैसे, एक्सरसाइजेबल एक्साइज एक्ट के थ्रू। क्या क्या है एक्सरसाइजेबल आर्टिकल मींस लिकर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, स्टील, वॉश, एनी अदर आर्टिकल डिक्लेयर्ड बाय द सॉरी जस्ट अ सेकंड, liquor, intoxicating drugs, still, wash, any other article declared by the state government by notification in the official gazette to be in accessible article and heritage liquor। तो देखो लिकर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है। ये जो दो चीजें ये मैन्युफैक्चरिंग के काम आती है, आप जब अल्कोहल बनाते हो तो उसके काम आती है ये दोनों चीजें। उसके बाद ये है हेरिटेज लिकर। अब ये हेरिटेज लिकर क्या है, आपने अगर भाई अगेन देखो मैं ये तो नहीं मानता कि भैया आपने कभी देखा ही ना हो कि अल्कोहल कैसी होती है, आपने कभी सुना ही ना हो, आपने कभी कोई बोतल ही ना देखी हो। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसने कभी किया ही नहीं तो भैया झूठ बोलना बंद कर दो। कॉलेज में आप भी गए, हम भी गए, हमने भी देखी सारी चीजें होते हुए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि भैया राजस्थान के अंदर करंटली कितनी हेरिटेज लिकर चलती है। आपने बहुत सारे अलग अलग लोगों से नाम सुना होगा, अरे ये तो राजस्थान की ट्रेडिशनल विस्की, अरे यार इसके अंदर तो राजस्थान का टेस्ट है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऑफिशियली वो राजस्थान की हेरिटेज लिकर है कि नहीं है, ये टास्क छोटा सा मैं आपके ऊपर डालता हूं और आप इसका आंसर ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते हैं कि कितने लोगों को पता चलता है कि राजस्थान के अंदर कितनी हेरिटेज लिकर है। ओके, तो ये सारी चीजें किसके अंदर फॉल कर जाएंगी, आपकी एक्सेसिबल आर्टिकल के अंदर फॉल करने वाली है। तो देखो अगेन विजुअल एड के थ्रू आपको ये सारी चीजें याद करने के लिए इस तरीके से छोटे छोटे डायग्राम मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। लीकर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, स्टील, वॉश, एनी अदर आर्टिकल और हेरिटेज लीकर, ये सब किसके अंदर फॉल करेगी, आपके एक्साइजेबल आर्टिकल के अंदर। यानी कि ये सारी चीजें कैसे गवर्न की जाएंगी, ये गवर्न की जाएगी राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 से। अब चलते हैं एक्साइज एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने बोला था कि यहां पर आपको बतानी तो पड़ेगी ना अथॉरिटीज कि भैया कौन कौन अथॉरिटीज है, कौन इस एक्साइज एक्ट के अंदर अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन डेलीगेट कर सकता है, कौन कौन लोग इसके अंदर फॉल करेंगे, कौन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझेंगे। जस्ट अ सेकेंड, एक चीज मैं देख लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर फॉल करेंगी। एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज रेवेन्यू, ये चार चीजें आपको इसमें याद करनी है। अब देखो एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर अलग अलग यहां पर बताया गया है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो एक्साइज ऑफिसर एक लोअर लेवल का ऑफिसर होता है और जो हायर लेवल पे है वो एक्साइज कमिश्नर कहलाएगा। अब कितना हायर है, कौन अपॉइंट करेगा, कौन नहीं करेगा, हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी तो ये समझ लेते हैं कि होता कौन है। एज पर सेक्शन 3(5) एक्साइज कमिश्नर मीन्स द कमिश्नर ऑफ द एक्साइज अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। यानी कि अभी आपको ये नहीं बताया गया कि एक्चुअल में एक्साइज कमिश्नर होगा कौन, बस इतना बोल दिया कि जिस भी इंसान को आप एक्साइज कमिश्नर अपॉइंट करोगे इस एक्ट के अंदर उसको हम क्या मानेंगे, एक्साइज कमिश्नर मानते हुए चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया बात बता दी। अगर आप नहीं बताते तो हमें पता ही नहीं चलता, है ना, बता नहीं रहे, सस्पेंस बना के चल रहे हैं। आगे एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी मींस द ड्यूटी ऑफ एक्साइज लिवेबल अंडर दिस एक्ट ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल। तो चलो एटलीस्ट यहाँ पे इस चीज को तो डिफाइन कर दिया कि वो सारी ड्यूटीज जो आप इस एक्ट के अंदर इंपोज कर रहे हो किनके ऊपर, एक्साइजेबल आर्टिकल के ऊपर, तो वो सारी ड्यूटी क्या कहलाएगी, एक्साइज ड्यूटी कहलाएगी। उसके बाद एक्साइज ऑफिसर मींस एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एक्साइज ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। यानी कि वो सारे लोग जिनको स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर देगी कि भैया आप एक्साइज ऑफिसर की पावर एक्साइज कर लो, तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक्साइज ऑफिसर। अगेन बहुत ही ज्यादा वीक डेफिनेशन, कोई क्लियरिटी नहीं है। अगेन जब हम आगे पढ़ेंगे सेक्शंस को मींस के लिए तब आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, फिर देखते हैं एक्साइज रेवेन्यू। एक्साइज रेवेन्यू मींस द होल ऑफ द एक्साइज ड्यूटी एंड द अदर सम्स रिसीवेबल अंडर दिस एक्ट। अब देखो
एक्साइज ड्यूटी हमने देखा था कि जो ड्यूटी आप इस एक्ट के अंदर लगा रहे हो वो एक्साइज ड्यूटी, और एक्साइज रेवेन्यू क्या है कि ड्यूटी प्लस इसके अलावा आप इस एक्ट के थ्रू और भी अगर कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो वो सब किसके अंदर आ जाएगा, एक्साइज रेवेन्यू। वो चीजें क्या है, देखो एक्साइज ड्यूटी तो नॉर्मल चीज हो गई, आपको पता चल गया भैया आप अल्कोहल डिलीवर कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब रेवेन्यू क्या आएगा, ये टैक्स तो आएगा ही आएगा, ड्यूटी तो आएगी आएगी, इसके अलावा अगर इस एक्ट के अंदर किसी के ऊपर फाइन इंपोज किया गया है, पेनल्टी इंपोज की गई है, तो उस पेनल्टी से जो पैसा आ रहा है वो भी किसका पार्ट बन जाएगा, एक्साइज रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा। क्या चीज क्लियर हो गई है, एक्साइज ड्यूटी एंड एक्साइज रेवेन्यू के अंदर देखो देखो यही लिखा हुआ है, रेवेन्यू इज इक्वल टू ड्यूटी प्लस अदर सम। तो अदर सम क्या हो गया कि आपने कोई भी फाइन इंपोज किया, उससे रिकवरी हुई है, तो वो किस में फॉल कर गया, आपका एक्साइज रेवेन्यू के अंदर। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि भैया किस तरीके से आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तीन डेफिनेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, ये तीनों चीजें याद करनी है। अब देखो नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सबको याद रह ही जाता है क्योंकि हम इतनी बार ये वर्ड सुनते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि आपने राजस्थान से उस प्रोडक्ट को बाहर लेके गए, अल्कोहल बनी राजस्थान के अंदर और वो डिलीवर की जा रही है कहां पर, हरियाणा में, तो उसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट करना क्या होगा कि अल्कोहल बनी है हरियाणा के अंदर और वो डिलीवर की जा रही है राजस्थान के अंदर, तो इसको होगा इंपोर्ट करना। फिर उसके बाद ये होता है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ, देखो अभी हमने देखा राजस्थान के बाहर जाता हुआ, फिर हमने देखा राजस्थान के अंदर आता हुआ। अब जो चीजें राजस्थान के अंदर ही घूमती रहेगी, जैसे कि आपने अल्कोहल बनाई जयपुर के अंदर, अब वो आप सप्लाई कर रहे हो जोधपुर में, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर अंदर हो रहा है, इसलिए ना तो एक्सपोर्ट कहलाएगा और ना ही इंपोर्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसपोर्ट। क्या ये चीज क्लियर हो गई है, तो इंपोर्ट में एक्सपोर्ट मीन्स taking out of Rajasthan any excisable article, import means bringing into Rajasthan any excisable article, or transport means includes carrying or conveying any one place from one place to another within Rajasthan। क्या ये चीज क्लियर हो गई है, ये है आपकी डेफिनेशन। ओके चलिए आगे चलते हैं, जो हमारी लास्ट हेडिंग होने वाली वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड मिसलेनियस। मैन्युफैक्चर करने का मतलब होता है इंक्लूड्स एवरी प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन और प्रोडक्शन ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल एंड इट्स इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑपरेशन। यानी कि बेसिकली अगर मैं बोलूँ प्रोडक्शन या प्रिपरेशन से रिलेटेड आपने जितनी भी चीजें की है ना, जितनी भी चीजें आपने कोई रॉ मटेरियल जो है वो मंगवाया है, तो वो भी किस में आ जाएगा, मैन्युफैक्चर में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके देन मोलिसिस मीन्स द बाय प्रोडक्ट नॉट बीइंग एक्साइजेबल लिकर derived in the manufacture of sugar from sugar cane और sugar beet। यानी कि भैया आप क्या बना रहे हो ना कि जो शुगर है उससे प्रोडक्ट बना रहे हो। अब देखो अगर मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँ तो उसको बोलते हैं खांड। आपने एक वर्ड सुना होगा खांड, आप अगर आपने नहीं सुना है आप अपने पेरेंट्स से पूछना है, दादा दादी से पूछना, उन्होंने वर्ड जरूर सुना होगा खांड। तो खांड को ही बोलते हैं मोलेसिस। तो जब आप गन्ने से क्या बना रहे हो, गन्ने से कोई बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलेसिस। फिर आता है प्लेस। प्लेस का मतलब तो क्या इंक्लूड्स है शॉप, रूम, बिल्डिंग, एनक्लोजर, लैंड, टेंट, वेसल, व्हीकल और अदर प्लेस वेयर एनी पर्सन कैरीज ऑन एनी एक्टिविटी अंडर दिस एक्ट। देन सेल। सेल इंक्लूड्स बार्टर, एक्सचेंज, डिलीवरी और डिस्पोजल ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल बाय एनी पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन। तो देखो इसमें ना सिर्फ कैश के बदले लेना बल्कि बार्टर के थ्रू भी अगर आप चीज को ले रहे हो तो भी किसके अंदर फॉल कर रहा है, सेल के अंदर फॉल कर रहा है। फिर हम देखते हैं स्टिल। स्टिल मीन्स एनी वेसल और प्रिपरेशन यूज्ड फॉर डिस्टिलिंग और रेक्टिफाइंग और कंपाउंडिंग एक्साइजेबल लिकर और फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग स्पिरिट। देखो यहाँ पर वही हो रहा है चीजें जो उस डायग्राम में मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था, तो ये क्या कहलाएगा, स्टिल। टू बोतल इंक्लूड अ कॉक, सील और कैप और अदरवाइज क्लोज एनी एक्सेसिबल लिकर इन एनी बोतल और अदर सिमिलर क्या है, रिसेप्टेकल। यानी कि क्या हो रहा है, आपने उस एल्कोहलिक जो बेवरेज है आपका, जो एक्साइजेबल लिकर है, उसको किसी बोतल में पैक करके एकदम बंद कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं बोतल करना। अब इसके अंदर जो उसका कॉक है, सील है, कैप है, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। उसके बाद आता है तोला। ठीक है, तोला आपने नॉर्मली सुना होगा, सोना खरीदने के भैया 1 तोले का क्या भाव चल रहा है, ये हार कितने तोले का है, तो आपने तोले के भाव इस तरीके सुने होंगे। यहाँ पर तोला क्या बताया गया है, तोला मीन्स
द स्टैंडर्ड तोला ऑफ 180 ग्रेन्स यूज्ड फॉर द वेइंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, वैसे तो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ये चीज डाली गई है ताकि आपको पता रहे, बाकी तोले का मतलब होता है कि 180 ग्रेन्स। ओके, अब हम इस तरीके से याद करें, मैन्युफैक्चर पूरी प्रोसेस है जिससे आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो, मोलेसिस बाय प्रोडक्ट है, प्लेस एनी लोकेशन जो इसके अंदर आ गई है, सेल का मतलब होता है, सेल के अंदर एक्सचेंज और डिस्पोजल को भी इंक्लूड किया गया है, स्टील का मतलब होता है डिस्टिलेशन एपरेटस, बोटल करने का मतलब होता है लीकर को किसी भी चीज के अंदर बंद करना, तोले का मतलब है एक यूनिट ऑफ वेट, यानी कि जिससे आप वेट चेक करोगे वो होता है तोला। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा डेफिनेशन क्लॉज एक बार में कंप्लीट हो गया। और मुझे लगता है कि इस तरीके से जब आप देखो मल्टीपल डायग्राम से अलग अलग चीजें हैं, हर चीज को अलग अलग तरीके से आपको बताया जा रहा है डायग्राम के थ्रू, किस तरीके से याद करना है, क्या वो पर्टिकुलरली टर्म है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें आपको इस स्लाइड के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको स्पेसिफिकली क्या चीजें याद करनी है। ठीक है, तो जब आपको इस पीपीटी के तो इतना सब कुछ मिलेगा और आप ऐसे याद करोगे तब जाके आपको एक्चुअल में डेफिनेशन याद होगी, अदरवाइज तो आप भटकते रह जाओगे, याद ही नहीं हो रहा है, चीजें याद नहीं हो रही है। जब आप इस तरीके से 6 अलग अलग हेडिंग बनाओगे तब उस हेडिंग के अकॉर्डिंग याद करोगे, तब होगा आपको एक्चुअल में एक्सरसाइज जेड का ये सेक्शन याद। तो आई होप ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी राजस्थान एक्साइज एक्ट में डेफिनेशंस को याद करने में। और अगर आपको लगता है कि हमारे इस जो वीडियो लेक्चर जो सीरीज है उससे आपको एक्चुअल में कुछ हेल्प मिल रही है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें, ना सिर्फ आरपीसी एपीयू प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी पता चले कि अच्छा जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, बच्चों को चीज़ें याद हो रही है, समझ में आ रही है और बच्चे चाहते हैं कि हम कंटिन्यूटी में उन्हें प्रोवाइड करवाते रहें। तो बिना देर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।